एंथ्रोपोलॉजी आपको एक बार सिलेबस पूरा गो थ्रू करना चाहिए, बहुत रिलेटेबल लगेगा आपको। मतलब आपको सिलेबस नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ जी रहे हो, तो आप उसमें से बहुत एग्जाम्पल्स ले सकते हो। उससे आपको पता चलेगा क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, उसके रिगार्डिंग आप एक बार सिलेबस गो थ्रू करो। वो तो आपको बुक्स जो बेसिक होती है वो पढ़नी पड़ेगी, मतलब उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। उसके साथ साथ न्यूज़पेपर्स के साथ आप लिंक्ड रहो और उससे जो केस स्टडीज है वो निकालते रहो। इंश्योर करिए वो केस स्टडी में कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने वर्क किया हो, वो उसको देगा वैलिडिटी की एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दिया है, तो दैट इज गुड। पीनाथ ले सकते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है। मेरा बायोलॉजी थोड़ा वीक था, तो बायोलॉजिकल पार्ट पढ़ने के लिए मैंने पीनाथ को बहुत रेफर किया था। दोस्तों मेरे साथ अपूर्वा मैम हैं और मैम इस पर एग्ज़ाम देके आ रही हैं ऑप्शनल पेपर 2 एंथ्रोपोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर एंथ्रोपोलॉजी की कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका आप रेगुलर है, एंथ्रोपोलॉजी से है मैम सबसे पहले पहला क्वेश्चन, एक वैलिड क्वेश्चन ये है कि कैसा पेपर गया है? पेपर काफ़ी अच्छा था, मतलब अगर यूँ नहीं था कि सिलेबस बेस्ड था पूरा, अगर आपने अच्छे से न्यूज़पेपर और सब फॉलो किया होगा तो इट वाज इजी। ओके, ऑप्शनल पेपर 1 की बात करें वो कैसा गया? वो काफ़ी डायरेक्ट आया था। अच्छा। यूजुअली बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिलेबस को घुमा के वगैरह करके, बट इस टाइम वो काफ़ी स्पेसिफिक था। तो अगर आपने एक बार ऑप्शनल पूरा अच्छे से पढ़ा होगा तो दैट इज ऑल्सो बहुत बढ़िया। ओके। मैंने कंप्यूटर साइंस कर रखी है। अच्छा, सो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस तो ऑप्शनल में नहीं है, तो आपको क्यों लगा कि एंथ्रोपोलॉजी एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट सबसे पहले तो मैंने सोचा सब लोग ले रहे हैं तो ले लो। अच्छा, ठीक है। पहला अटेम्प्ट दिया, ठीक उसके है। बाद मुझे रियलाइज हुआ जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कि एंथ्रोपोलॉजी इज व्हाट वी डू एवरी डे। ये हमारी लाइफ इज एंथ्रोपोलॉजी। वी डील विद अ लॉट ऑफ पीपल। हम अपनी कम्युनिटी में भी रहते हैं तो बहुत तरह के लोग होते हैं हमारे साथ, सबके साथ डील करना। एंड इवन अगर आप एक सिटीजन बाई चांस बन जाते हो तो यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ पीपल, तो उसमें आपको एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। एक तो स्कोरिंग है ही, वो तो अलग बात है ही, उसके साथ आपको डील करने में फ्यूचर में भी इट्स वेरी हेल्पफुल। मतलब हम कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को। हाँ जी, मतलब आपको सिलेबस नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ जी रहे हो, तो आप उसमें से बहुत एग्जाम्पल्स ले सकते हो। मतलब वैसे एस्पिरेंट जो अभी एक कन्फ्यूज़न में है कि एंथ्रोपोलॉजी लें, पीएसआर लें या फिर कोई और अपने सब्जेक्ट लें, तो उनके लिए एक एंथ्रोपोलॉजी एक बेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है, राइट? सबसे पहले तो उन्हें देखना चाहिए उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है, उस पर डिपेंड करता है। एंथ्रोपोलॉजी आपको एक बार सिलेबस पूरा गो थ्रू करना चाहिए, बहुत रिलेटेबल लगेगा आपको, बट उसका मतलब ये नहीं है कि easy है। आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, लॉट ऑफ केस स्टडीज वगैरह वो सब चाहिए होगा, तो एफर्ट केस उतना है। स्टडी, करेक्ट। मैम ये एंथ्रोपोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? क्या प्रिपरेशन का पैमाना होना चाहिए? मतलब क्या इसके लिए आपने कोचिंग वगैरह ली थी? मैंने कोचिंग तो नहीं ली थी, बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पुराने पेपर्स देखो 10 साल के एटलीस्ट। पीवाईक्यू। उससे ये फायदा होगा, आपको पता चलेगा ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है। उससे आपको पता चलेगा क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, उसके रिगार्डिंग आप एक बार सिलेबस गो थ्रू करो। वो तो आपको बुक्स जो बेसिक होती है वो पढ़नी पड़ेगी, मतलब उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। उसके साथ साथ न्यूज़पेपर्स के साथ आप लिंक्ड रहो और उससे जो केस स्टडीज है वो निकालते रहो। न्यूज़पेपर से कैसे लिंक करेंगे? न्यूज़पेपर से क्या हमें मिल रहा है इसमें? जैसे एग्जांपल लीजिए कि अभी थोड़े दिन पहले कुछ इवेंट हुआ था कि किसी दलित के साथ कुछ एक इवेंट हो गया। ओके। अब वो नॉर्मली आप पढ़ोगे तो आपके रेलेवेंट भी नहीं होगा इतना, बट एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए वो रेलेवेंट है क्योंकि मेरी सोसाइटी में हो रहा है। आप उसके एग्जांपल दे सकते हैं वो क्यों हुआ, क्या रीजंस थे और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया उसके लिए, तो दैट कैन बी एन एग्जांपल। सो केस स्टडी, बेस्ड केस स्टडी लिखने का क्या पैरामीटर्स होना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले इंश्योर करिए वो केस स्टडी में कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने वर्क किया हो, वो उसको देगा वैलिडिटी की एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दिया है, तो दैट इज़ गुड। फिर उसके बाद आप ये देखिए वो सिलेबस के किस पॉइंट से लिंक कर सकते हैं। अगर आप ये सब नोट करके लिखेंगे और टाइम पे रिकॉल कर पाएंगे तो वो बहुत हेल्पफुल है। सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं बच्चे, राइट? हाँ, मतलब एक मतलब आपको तो रिजल्ट ही बताएगा पर क्या होगा, पर हाँ। नहीं, आपने पेपर दिया ऑब्वियसली और आप कॉन्फिडेंट लग रही है, इट मीन्स आपके पेपर अच्छे गए हैं, तो सेल्फ स्टडी करके भी एंथ्रोपोलॉजी किया जाता है ऑप्शन, राइट? एंथ्रोपोलॉजी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है। अगर आप सेल्फ स्टडी में, मेरे को जैसे मैं आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो आई डोंट गेट टाइम कि बाहर जाके कोचिंग लें, तो पर्सनल चॉइस। मैम इसके लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक्स आप रेफ़र करेंगी कि एज ए कोई एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे हैं जो ऑप्शन ले रहे हैं, उनको आप कैसे सजेस्ट करेंगी कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए एज ए एडवांस पेपर? आई थिंक पीनाथ ले सकते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है। मेरा बायोलॉजी थोड़ा वीक था, तो बायोलॉजिकल पार्ट पढ़ने के लिए मैंने पीनाथ को बहुत रेफर किया था। बाकी फिर वो जो आप मार्केट में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जिसमें आंसर क्वेश्चंस के फॉर्म में होता है, तो अगर आप वो भी पढ़ेंगे एक बार तो आपको आइडिया लग ही जाएगा किस टाइप से पढ़ना है। मेन है केस स्टडीज में फोकस करना, वो खुद बनाने पड़ते हैं। मैम केस स्टडी के बारे में आप 2-3 बार बोल चुकी, केस स्टडी कितना इंपॉर्टेंट होता है?
I think that is what stands your question out of all the other people who are in the competition. Normal तो सब लिख सकते हैं, ABCD वो वाला बंदा भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ. आप XYZ लिख रहे हैं नहीं वो मैटर. करेक्ट मैम, ये कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज बताइए जिससे बच्चे यूज़ कर सके एंथ्रोपोलॉजी एज ऑप्शनल को मौजूद करने के लिए. इसका तो मैं आई एम नॉट अवेयर. मैं क्योंकि ज़्यादा न्यूज़पेपर पे रिलाई कर रही थी केस स्टडीज़ के लिए, ऑनलाइन का I don't know. ठीक है मैम, ये एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें जैसे आपने बीच बताया कि मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ये कैसे आप मेज़र कर रही हैं? आपको कैसे, क्यों ऐसा लग रहा है कि मार्क्स अच्छे मिलते हैं? ये मैंने शुरू में जब लिया था तब सोचा था. अच्छा. क्योंकि लोगों टॉपर्स कई बार एंथ्रोपोलॉजी से निकले हैं तो आई वाज अज्यूमिंग, बट उसके बाद तो वो ये पर्सनल चॉइस मैंने देखा कि मतलब मैं स्कोर कर सकती तो आई चूज इट. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छे मार्क्स. ठीक है मैम, जनरल स्टडी पेपर कैसे गए आपके? जनरल स्टडीज़ के पेपर भी ठीक थे, हाँ. काफ़ी लेंदी थे इस बार. लेंदी थे, हाँ. तो मतलब वो ये टाइम मैनेजमेंट की काफ़ी रिक्वायरमेंट थी. सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट था. कई बार कई बच्चों का मैंने देखा है कि पर्सनली उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट बहुत अच्छे दे दिए और 2-3 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो वो बैलेंस आउट नहीं हो पाएगा. मैम, एक एवरेज स्टूडेंट, एवरेज से ऊपर कोई स्टूडेंट है जो पिछले मतलब तैयारी कर रहा है, उसे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को कंप्लीट करने के लिए कितना वक्त चाहिए? मतलब पहली बार अगर पढ़ रहा है हाँ. आई थिंक 3-4 महीने मिनिमम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. 3-4 महीने में ऑप्शनल पेपर हो जाएंगे? अगर सिर्फ वो एंथ्रो पढ़ रहे हैं, कुछ और नहीं पढ़ रहे. ऑब्वियसली अच्छा. अगर आप GS वगैरह साथ ले रहे हो तो इट विल टेक टाइम. अगर आप पर दिन में 6-7 घंटे पढ़ रहे हो एंथ्रो तो आई थिंक 3-4 महीने में. मैम, जैसे प्रीलिम्स होता है उसके बाद 3-4 महीने मिलते हैं, तो क्या प्रीलिम्स के बाद एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी चाहिए या फिर पहले से तैयारी करनी पहले से चाहिए? करना पड़ेगा. प्रीलिम्स पर यू डोंट गेट टाइम, GS पे फोकस करना चाहिए. GS पे फोकस करना चाहिए. मैम, ओवरऑल अगर GS और ऑप्शनल पेपर 1, पेपर 2 सारी चीज़ ओवरऑल होलिस्टिक वे में अगर बात करें तो कैसे अपने आप को कहाँ पर आप रेट कर रही हैं आउट ऑफ 10? I think Basis of your performance. I think 7. Okay, so it means you are going to get a chance to meet interviewer at UPSC Bhavan. Hopefully, I'm not I sure. pray. See, I pray and you are looking confident and I pray कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले, आप UPSC भवन जाएं और आपका सिलेक्शन हो.